हाउसफ़िल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 4 क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग। हमारे पिछले टॉपिक्स भी इसी हवाले से थे। आज हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ है जो लिखा है एच.डब्ल्यू. फॉबलर ने द किंग इंग्लिश फर्दर। Anyone who wishes to produce a good writing should endure before allow himself to be tempted by more showy qualities to be directed simple, brief, vulgarious and lucid. इसमें हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एच पॉपुलर की तहरीर के मुताबिक जो है एक अच्छी जो तहरीर होती है, गुड राइटिंग जो होती है वो लिखने के लिए जो आसान और सीधे अल्फाज का आपने इस्तेमाल करना है, एक सिंपल वर्डिंग का आपने यूज़ करना है। सिंपली हो, ब्रीफ और विकोरियस एंड लूसिड, ये तमाम क्वालिटीज़ उसमें मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है प्रेफर द फैमिलियर वर्ड टू द फार फेच, कि आपने आसान अल्फाज जो है वो उनको इस्तेमाल करने हैं, मुश्किल वर्डिंग आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कहीं पे करनी भी पड़ जाती है तो कम से कम करें। आप लोग कोशिश करें कि आप अपने जो है वो आसान वर्ड्स को इस्तेमाल करें। उसी का अल्टरनेट वर्ड, मुश्किल वर्ड का जो है अल्टरनेट वर्ड जो है वो ईज़ी जो होगा उसको इस्तेमाल करें। प्रेफर द कंक्रीट वर्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट, कि आपने जो है वो वाज़िया अल्फाज एक सही तरीके से एक्सप्लेनेशन वाले अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, मुश्किल अल्फाज से आपने इस्तेमाल नहीं करने। कि वाज़िया अल्फाज होते हैं मुश्किल अल्फाज से कई गुना बेहतर होते हैं। प्रेफर द सिंगल वर्ड टू द सर्क्यूमुलेशन, कि आप जो है वो मुख्तसर जो अल्फाज होते हैं, जो शॉर्ट वर्ड होते हैं, लंबी वजाहतों की बजाय जो है वो ज़्यादा मौसर होते हैं। आप शॉर्ट वर्डिंग यूज़ करें, आप लंबी-लंबी एक्सप्लेनेशन देंगे जिसका कोई पर्पस ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए आपने जो है वो शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करें। प्रेफर द शॉर्ट वर्ड्स टू द लॉन्ग्स, आप छोटे वर्ड्स शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करें लंबे अल्फाज से, जो है वो ज़्यादा समझने में आसानी, मतलब जो है अगर लंबे लिखेंगे तो उसमें समझने में मुश्किल होती है, इसलिए आप जो है वो शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है प्रेफर द सेक्सॉन वर्ड्स टू द रोमांस, कि आप जो है वो सेक्सॉन वर्ड्स यानी कि सिंपल जो आपके पास लैंग्वेज है उसमें मुश्किल और जो है वो रोमन ज़बान की बजाय जो है वो सेक्सॉन वर्ड्स आप जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो है अगले सब जो ऑडियंस है आपको उसको जो है आसानी से समझ आ जाए कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है जो किसने लिखी है, विलियम जिंसर की। अब दोनों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपके आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपसे जो है वो एच.डब्ल्यू. फॉल्बर की थ्योरी क्या थी और विलियम जिंसर की थ्योरी क्या थी। विलियम जिंसर की नीचे वाली है, एच.डब्ल्यू. फॉल्बर की ऊपर वाली थ्योरी है। अच्छा, नीचे फिर आते हैं कि हमारे पास विलियम जिंसर क्या कह रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ द गुड राइटिंग इज टू स्ट्रिप एवरी सेंटेंस इज टू क्लिसेंट कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है विलियम जेम्सन बिस्तर के लिए हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है विलियम जेम्सन के मुताबिक जो है वो गुड राइटिंग बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। एक सिंपल वर्डिंग आपकी इस्तेमाल होनी चाहिए जिसमें जो है वो गैर ज़रूरी अल्फाज जिसमें से हमने निकाल दिए, जो अल्फाज कोई काम नहीं करे, जिसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को मैसेज भी नहीं दे रहे हैं, एवें ही गन मचा रहे हैं, तो उन्हें लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसके बाद है कि छोटे अल्फाज इस्तेमाल करें, लंबे और मुश्किल अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। फिर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको ना डालें। अगर मतलब कि अगर जो है कोई ऐसे वर्ड्स जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो उन जिससे मज़ीद कंटेंट जो है आपको राइटिंग जो है वो लंबी हो रही है तो उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसको इस्तेमाल ना करें। इसके बाद हम कहेंगे कि आप जो है वो क्लियर वर्डिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है? जिसमें जो है ऐसे जुमले बनाएँ जो बिल्कुल वाज़िया हों और जो है जिसमें जिसमें कोई मैसेज भी कन्वे हो रहा हो। एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, एक अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करिए। ये तरीका जो है वो गुड राइटिंग को एक मौसर और एक जो है वो मज़बूत बनाता है कि पढ़ने वाला जो है इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है और आपकी कंटेंट जो होता है उसको पढ़ता है और उसमें जो है वो दिलचस्पी लेता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से ओवर सक्सेस जर्नलिस्ट डिपेंड ऑन द लार्जली हाउ वी कम्युनिकेट विद अवर रीडर्स। अच्छा, इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँगी, मोटिवेट्स तक। इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि एक जो जर्नलिस्ट होता है उसकी कामयाबी की जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी जो ऑडियंस है वो कितनी जो है वो आपके राइटिंग को जो है वो कर रही है, कबूल कर रही है, उसमें कितना जो है वो उसमें इम्प्रेस हो रही है और इंटरेस्ट ले रही है इस चीज़ पे। तो आपकी कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है। एक अच्छी जो कंटेंट होते हैं इसमें जो है आपको फिर मतलब एक मोटिवेशन मिलती है, आपको लिखने में आसानी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, तो इसलिए जो है आप उनके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को लिखें।
अच्छा, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि आपके चाहे आपका कोई ऐसे हो, ठीक है, राइटिंग टास्क हो, कोई पब्लिकेशन हो, कोई न्यूज़पेपर कॉलम हो, आर्टिकल पीसेस रिपोर्ट हो या प्रोग्राम कोई अनाउंसमेंट हो, ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ये तमाम जो पॉइंट्स होंगे आपके लिए बहुत जो है मुफीद होते हैं। अब आपको पता होगा कि आपने किस चीज़ के हवाले से क्या लिखना है। उसके बाद हमारे पास है कि डिसाइड ऑन योर मैसेज, जॉट डाउन अ सिंगल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू से टू योर रीडर्स, लिमिट योर सेल्फ टू नो मोर देन 2 और 3 मेन आइडियाज़, कि आप जो है वो अपने पैगाम में क्लियर करें, एक जुमले में लिखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ 3 2 से 3 जुमले में आप उसको एक्सप्लेन करिए, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखें। नो योर ऑडियंस, हू यू आर दे, व्हाट डू दे नो, व्हाट आर देयर एटीट्यूड्स। अच्छा, आप जो है वो अपनी ऑडियंस को जाने वो कौन है, क्या जानते हैं, मतलब आप उनके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दें, क्या उनको चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग अपने जो है वो गुड राइटिंग लिखिए। उसके बाद डिफाइन योर पर्पस, व्हाट्स यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, टू इन्फॉर्म, परसुएड और मोटिवेट्स, कि आप जो है वो अपना पर्पस तय करें, आपको मालूमात देना चाहते हैं, आपने जो है वो उनको कैसे कायल करना है, आप अपने ऑडियंस को कैसे जो है वो नॉलेज दें, ठीक है। तो आपने जो है वो इन तमाम पॉइंट्स को पहले ही अपने ज़हन में जो है वो फिक्स करना है कि आप कैसे जो है वो लोगों को अपने कंटेंट की तरफ जो है वो खींच के लेके आएँ। उसके बाद है कीप योर माइंड ऑडियंस एंड पर्पस इन माइंड एज़ यू राइट। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है ये जो है आपने अपनी जो ऑडियंस होगा, अपनी जो मैसेज होगा उसको ऑडियंस अपने मैसेज से जो आप लोगों को तक पहुँचा रहे हो, उसको लिखते हुए, उसको कन्वे करते हुए आप जो है वो अपने ऑडियंस और आपकी जो मकसद है, आपका जो पर्पस है, उसको अपने ज़हन में रख के ही लोगों को तक मैसेज कन्वे करें। इससे जो है आपका अल्फाज़ से मतलब जब आप लोगों तक को मैसेज कन्वे कर रहे होंगे और आपके ज़हन में आपकी ऑडियंस और आपका मकसद होगा, तो इससे जो है आपको सही वर्डिंग यूज़ करने में आसानी होगी, तो आप अपने लहजे और अपनी वर्डिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने जो है वो अच्छी एक क्लियर पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्टिकली आपकी चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, टाइटली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, सब्सट्रैक्टिव होनी चाहिए एंड इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, जो हर मौके पर जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। कि आपकी ये तमाम पॉइंट्स जितने भी मैंने बोले हैं, इस हवाले से जब आपकी एक राइटिंग या आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जब आपकी अच्छी होगी तो आप हर मौके के लिहाज से इस चीज़ को लिखेंगे कि देखें जो सिचुएशन होगी, जिस तरफ जो है सिचुएशन का रुख होगा, आप उसी तरफ जो है अपने कंटेंट और राइटिंग को लेके जाएँ, ताकि जो है लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट लें। आगे चलते हैं, जो नीचे दिए गए 4 पॉइंट्स हमारे पास है, 5 पॉइंट्स जो हैं ये आप लोगों के जो है वो गुड राइटिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोगों को लिखने में आसानी होगी, आप खुद से उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले टू एक्सप्रेस अ क्लियर पॉइंट्स। तो एक्सप्रेस अ क्लियर पॉइंट्स में हमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो मकसद है वो एक साफ होना चाहिए, यानी कि आप जो राइटिंग लिख रहे हैं उसमें आपका मकसद वाज़िया होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ताकि आपका जो ऑडियंस है, आपको जो पढ़ने वाला है वो समझ सके कि आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है टू बी टाइटली स्ट्रक्चर्ड, कि जो है वो आपका एक टाइटली स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके ख़्यालात जो होने चाहिए वो आपस में जुड़े होने चाहिए, ताकि पढ़ने के वाले के लिए आसानी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे में एक बात की गई है तो अगले पैराग्राफ में आप बात चेंज कर लें, बल्कि आपके ख़्यालात पीछे वाले और अगले वाले पैराग्राफ से मिलते-जुलते होने चाहिए। टू बी ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्टिकली करेक्ट, कि जो है आपने सही ग्रामर का इस्तेमाल करना है अपने राइटिंग में, अपनी ग्रामर, अपनी जो गलतियाँ हैं, ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग प्रॉपर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का ख़्याल रखना है, अपनी ग्रामर का ख़्याल रखना है, ठीक है? और आपकी जो ग्रामर होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए। टू बी सब्सटेंटिव, इसमें हमें कह रहे हैं कि आपका जो है वो एक मालूमात होना चाहिए चीज़ों के बारे में। जो चीज़ जिस चीज़ के हवाले से आप लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को कोई भी शिकायत ना हो कि इसमें ये पॉइंट मिस है, ये पॉइंट मिस है। आप जिस चीज़ के हवाले से लिख रहे हैं, उस मौज़ू के बारे में आपको डिटेल से जो है वो मालूम होना चाहिए, ताकि आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो राइटिंग है उसको वो स्ट्रॉन्ग हो। जब आप सारे पॉइंट्स उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे आसान अल्फाज में, तो पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाएगी और उसको समझने में भी आसानी होगी। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है टू बी इंटरेस्टिंग। टू बी इंटरेस्टिंग क्या है कि राइटिंग शुड एंगेज इट्स रीडर थ्रू द ओरिजिनल इनसाइट एंड प्रीशियस अनक्लिच लैंग्वेज एक्सप्रेस एंड ह्यूमर वॉइस। अच्छा, टू बी इंटरेस्टिंग में हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो
एक गुड राइटिंग जो होती है उसमें आपके असली ख़्यालात और एक साफ क्लियर वर्डिंग यूज़ होनी चाहिए ताकि समझने वाला आसानी से समझ सके। आपको राइटर को जो है वो अपने पढ़ने वालों की मालूमात और सोच समझना बहुत ज़रूरी होती है कि जो उनकी ऑडियंस होती है, उनकी आपको सोच को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए। आपका जो कंटेंट है, आपकी जो राइटिंग है वो एक वाज़िया होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है वो उसमें मतलब गुड राइटिंग में क्या-क्या कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कर्टेसी एंड कंक्रीटनेस। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं मतलब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको मतलब है याद करने हैं आपने अच्छे से। ये जो है वो एक गुड राइटिंग में कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो ये पॉइंट्स हैं, तो ये आप लोगों ने इसको करना है, तभी जो है वो एक कंटेंट जो होता है वो इंटरेस्टिंग बनता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट 1 लिखा हुआ है, बी क्लियर, हैव अ डेफिनिट पर्पस फॉर राइटिंग एंड मेक श्योर इट इज़ क्लियर कम्युनिकेटेड अप इन फ्रंट। बी क्लियर में हमें बता रहे हैं कि वही जो बार-बार चीज़ रिपीट हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपकी कंटेंट जो है, आपकी राइटिंग जो है वो वाज़िया होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए करनी चाहिए। शुरू में ही आप जो है वो अपने पर्पस को साफ तौर पे बयान करें। आप जो है अपने ख़्यालात को मतलब एक अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करें ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इसके जो है वो टेक्स्ट में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। पॉइंट 1 में वो हमें कह रहे हैं कि छोटे और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। पॉइंट 2 में कह रहे हैं कि मौसर जुमले और पैराग्राफ बनाएँ, ठीक है? मतलब इफेक्टिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। उसके बाद 3 में कह रहे हैं कि आपने जो है वो एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी मतलब एक आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ने के लिए आसान बनाएँ कि जो है वो पढ़ने वाला आसानी से उसको समझ सके, उसको पढ़ सके। 4th पॉइंट है कि ज़रूरत पड़े तो जो है वो डिफरेंट किस्म की एग्ज़ाम्पल्स भी दें, पिक्चर्स या बाकी जो किसी कोई भी जो है किसी चीज़ की भी मदद से जो है वो आप एड्स वगैरह मतलब कुछ इस तरह के एक्सप्रेस करें कि एग्ज़ाम्पल अगर आप देना चाहते हैं, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदर विजुअल एड्स लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर्स वगैरह अक्सर जो है वो बुक्स वगैरह पे लगी होती है, तो इस तरह जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट कर सकती है ज़रूरत पड़ने पर। ताकि जो है वो आपकी जो ऑडियंस है उसको खुशी से पढ़े और अच्छा असर उन पे पड़े। उसके बाद ये चूज़ शॉर्ट फैमिलियर कन्वर्सेशनल वर्ड्स। अब ये वर्ड्स आप लोग देख लें, यहाँ पे अबाउट का लिखा हुआ है, सिरका, आफ्टर का लिखा हुआ है, सब्सीक्वेंट, ठीक है? पर्ची अच्छा उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का उन्होंने एक सेंटेंस दिए हुए, आफ्टर अवर परस्यूल ऑफ pertinent data, the conclusion is that a lucrative market exists for the subject property. After में उन्होंने बताया हुआ the data we studied show that your property is profitable and in high demand. अच्छा, तो इस दोनों सेंटेंसेस में आप लोग देखें कि एक जो है ऊपर वाला कितना डिफ़िकल्ट उसमें दिया गया हमें बिफ़ोर जिस पे लिखा हुआ है और आफ्टर वाला थोड़ा-सा ईज़ी वर्डिंग में। अब बिफ़ोर वाला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने बताया उर्दू में अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले वाला जो हमें पसंद बताया है कि मुतलका डेटा का जायज़ा लेने के बाद हमारा नतीजा ये है मतलब हमारा रिज़ल्ट ये है कि उसकी जायदाद के लिए मुनाफ़ा बख्श मार्केट मौजूद है। मतलब यहाँ से मुनाफ़ा हो सके। और जो बाद में उन्होंने कितना आसान से उसमें लिखा हुआ है कि हमने जो डाटा देखा है उससे पता चलता है कि आपकी जायदाद जो है वो मुनाफ़ा बख्श है और इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में कितना बड़ा डिफ़रेंस है कि ये कितना ईज़ी उन्होंने उसमें करके दिया हुआ है, ऊपर वाला इतना डिफ़िकल्ट करके दिया है। तो यही उन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद क्या है कि कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड द पैराग्राफ लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ उन्होंने 17 टू 20 वर्ड्स की दी है, रेंज 3 टू 30 वर्ड्स और मोर, ठीक है। उसके बाद यूनिटी क्या है, आई लाइक टॉम एंड द एफियल टावर इज इन पेरिस, यानी कि इनकरेक्ट। और यहाँ पे ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई यूनिटी नहीं पाई गई। ये सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो और सेंट लाइन से हुआ है और जो उन्होंने एंड किया है वो और उसमें की है, यानी कि इन दोनों का आपस में जो है वो कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है कि आई लाइक टॉम कि मैं जो है वो टॉम को पसंद करता हूँ और आगे जो उन्होंने लिखा है द एफिल टावर इज़ इन पेरिस, एफिल टावर जो है वो पेरिस में है। तो देने इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है सेंटेंस में। हाँ, आप मतलब कोई यूनिटी नहीं है इसमें। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई लाइक टॉम एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए इन दोनों में आपस में यूनिटी है, ये जुमला ठीक होगा क्योंकि दोनों के जो ख़्यालात हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक यूनिटी है और ये और पता चल रहा है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोहेरेंस का एग्जांपल देखें कि पहले उन्होंने बोला बिफोर एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस, और आफ्टर वो कह रहे हैं एज यू आर एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले वो हमें कह रहे हैं बिफोर में उन्होंने बिफोर का जो सेंटेंस है उसका मतलब ये है, मतलब वो जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें आपके जो ख्यालात हैं आपकी कोहेरेंस को जोड़कर मतलब वो ठीक तरीके से नहीं लिखा गया। इसकी ट्रांसलेशन करें तो ऐसे बनती है कि अच्छे वकील होने मतलब एक अच्छे वकील होने का जिक्र किया गया है, ठीक है, और फिर बाद में जो है वो हेल्प करने की बात की जाती है, जिससे जुमले का जो मीनिंग होता है वो क्लियर तौर पर वाज़ह नहीं होता। जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है एज यू आर एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस, दूसरा जुमला ये जुमला जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है आपकी ख्यालात एक दूसरे से दोनों सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे से जुड़े गए हैं, यानी कि दोनों सेंटेंसेस की ख्यालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले जो है वो अच्छे वकील होने की बात की जाती है और फिर जो है मदद करने का जिक्र किया जाता है, जिससे जो है आपका सेंटेंस जो है वो एक क्लियर समझ आ रहे हैं कि क्या बात की है। या इसी तरह इन्होंने एक और एग्जाम्पल हमें दी हुई है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन श्योरली हेल्प अस। इसके बाद एक और सेंटेंस है बिफोर हिज रिपोर्ट वाज अबाउट मैनेजर ब्रोकन डाउन बाय एज एंड सेक्स, और आफ्टर क्या हिज रिपोर्ट फोकस ऑन एज एंड सेक्स ऑफ द मैनेजर, या हिज रिपोर्ट अबाउट मैनेजर फोकस्ड ऑन दैट एज एंड सेक्स। अच्छा, यहाँ पे ये आपको क्लियर इस चीज़ की समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है कि जोर देना, किसी चीज़ पे दबाव देना, यानी कि मेन पॉइंट जो होगा उस पे आपने एक जोर दे के बताना है कि ये, उससे पता चलेगा कि ये मेन हिस्सा है। बिफोर क्या है द एयरप्लेन फाइनली approached the speed of sound it became very difficult to control, और after क्या है it finally approached the speed of sound the airplane became very difficult to control। अब इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि पहले सेंटेंस में जो है वो दोनों बातें एक साथ कही गई हैं, मतलब इकट्ठी मिला के कही हैं, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि जो एयरप्लेन है जब आवाज़ की रफ्तार तक पहुंचा तो काबू पाना मुश्किल हुआ। मतलब उन्होंने एक साथ इकट्ठा दोनों सेंटेंसेस को लिख दिया, जबकि दूसरा हम लोग देखें एज इट फाइनली अप्रोच स्पीड ऑफ साउंड द एयरप्लेन, मतलब कॉमा बीच में डाल के द एयरप्लेन बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू ग्राउंड। इस जुमले में जो है पहले आपको साउंड के ऊपर, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है, मतलब और फिर जो है आगे बात की है कि इसे हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो है वो त्यारा काबू पाना मुश्किल हो गया। इस बात पर जो है उन्होंने एक क्लियर ज़ोर दिया है। पहले एक सेंटेंस पे ज़ोर दिया, पहले साउंड ऑफ स्पीड पे ज़ोर दिया, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल पे उन्होंने ज़ोर दिया है। तो ये सेंटेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इससे आगे जो है इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कम्युनिटी टॉपिक दिया हुआ है अचीव एप्रोप्रिएट रेडिबिलिटी, कि फोक इंडेक्स गाइड में हम लोग देखें तो इन्वर्टेड बाय रॉबर्ट गनिंग इन 1952। अच्छा, इसको मैं इसके बारे में बताती हूँ कि ये जो है उन्होंने एक कैलकुलेशन से लिखी हुई है कि आपके लिए कोई भी टेक्स्ट जो है वो क्या आसान है पढ़ना, ये मुश्किल है, तो इसके लिए उन्होंने एक मतलब कैलकुलेशन बताई है। अच्छा, यहाँ पे 1952 में ये रॉबर्ट कैंके ने बताया था कि आपकी कैलकुलेशन के लिए जो हर जुमले में, मतलब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास जो है ना हर एक जुमले में जितने भी आप लोगों के पास वर्ड्स होंगे आप लोगों ने पहले उसको काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग वर्ड्स को काउंट कर लेंगे तो इस सिलेबस जो हमारे पास 3 होते हैं उसमें आपने हर एक हर्फ को काउंट करना है, हर एक लेटर को काउंट करना है, ठीक है। उसको काउंट करने के बाद जो है वो आपने उन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। पहले आपने जो है वो वर्ड्स को काउंट किया, एक सेंटेंस के वर्ड्स को काउंट किया, फिर जिसमें 3 सिलेबस होते हैं, 3 सिलेबस वाले लेटर्स को काउंट किया, फिर दोनों को आपस में प्लस कर दिया और उसको आपने जो है वो फिर 0.4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप जो है उसको फिर यहाँ पे देखिए 0.4 से आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है अगर आपके पास जो है वो स्कोर आपका जो टोटल आता है वो 12 से ज़्यादा हो तो आपके लिए जो है वो टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल समझा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने रेंज यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास स्केल रन्स फ्रॉम 6 टू 16 से 6 से 16 तक होती है। इफ़ अबव 12 द टेक्स्ट विल बी डिफ़िकल्ट टू रीड। अगर 12 आती हैं इन सब की कैलकुलेशन करने से तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल है रीड करना। नेक्स्ट हमारे पास है स्मोक इंडेक्स। स्मोक इंडेक्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने जो है वो टेक्स्ट में जितने आपके वर्ड्स होंगे उनको जो आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। फिर आपके पास जो डिवीजन में आएगा उसमें जो है आपके पास टोटल जितने सेंटेंसेस होंगे उस वो जो डिवाइड हमने किया था 30 से उसको, और जो टोटल जितने सेंटेंसेस होंगे आपके टेक्स्ट में उससे आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है।
फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपने स्क्वायर रूट से जो है वो उसका स्क्वायर रूट लेना है और आखिर में उसे 3 से आपने डिवाइड कर देना है। तो ये तरीका जो है आपके पास टेक्स्ट की मतलब जो आप पढ़ते हैं उसके लिए एक मुश्किल चीज़ को ज़ाहिर करता है। इसी तरह आप लोगों के ये बाकी भी उन्होंने फ्लैश इंडेक्स बताया व इसमें भी कैलकुलेशन बताई है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। फिर पीएस के पावर समर कर्ल इंडेक्स बताई हुई है, स्टिच इंडेक्स बताई हुई है। मतलब मेरे की वही कैलकुलेशन ही हुई है। आपने इस कैलकुलेशन को एक बार पढ़ लेना है, कर लेना है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पास, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आगे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है बिफ़ोर और आफ्टर की। इस एग्ज़ाम्पल को आपने अच्छी तरीके से देखना है। ये उन्होंने देखें टोटल वर्ड्स किए हुए, सेंटेंस किए हैं, सिलेबस किए हुए हैं और फिर इस तरह वर्ड करके बिफोर और आफ्टर के साथ इसको कन्वर्ट किया हुआ है कि कैसे-कैसे जो है आप इसको करेंगे, ठीक है? इंक्लूडिंग एग्ज़ाम्पल इलस्ट्रेटिंग वन्स एंड अदर विजुअल एड्स व्हेन डिज़ायरेबल। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, इसको भी आप लोगों ने सिर्फ़ ऐसे एग्ज़ाम्पल पढ़ लेना है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। तो सिर्फ़ आप लोगों ने ऊपर से देख लेना है। तो ये था हमारे एमसीएम 3.0 का लेक्चर नंबर 4। आई होप सो आप लोगों की लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। इसको पूरा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को ताकि जो आपको समझने में आसानी हो। आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना भी है और मेरे लेक्चर को सुनना भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।